हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज की वर्कशीट 9th क्लास की और ये है विषय सामाजिक विज्ञान। जो का वर्कशीट नंबर है वो है 64 बच्चों, और जो डेट है वो है 10 तारीख है आपकी, महीना दिसंबर 2020, यानी 10 दिसंबर 2020। और आज का जो टॉपिक है वो आपका रिवीजन है, और ये फ्रांसीसी क्रांति की सारी रिवीजन है। देखिए बच्चों, ये वर्कशीट आपकी बहुत लेंथी है, लेकिन बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके पेपर में आएंगे। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, मैंने आपके लिए ये सारे आंसर सॉल्व कर रखे हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। देखिए यहाँ पे आंसर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके सामने है। मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर, जो फ्रांसीसी 6 मई 1758 से लेकर 28 जुलाई 1794 एक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिक थे। इन्हें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली लोगों से गिना जाता है। रॉबिन्सपियर स्टेट जनरल, फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा, ये सब जो थे आपके जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। कौन कौन से थे? एक तो ये खुद भी थे, मतलब ये आपके रॉबिन्सपियर स्टेट जनरल, फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा, ये सारे आपके जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति में योगदान देने वाले किन्हीं दो दार्शनिकों को आपने बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर सेकंड, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को वैधता दिलाने की प्रेरणा दार्शनिकों के विचारों ने दी। इसमें वॉल्टेयर, डिडरो और आपका मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचारों को फ्रांसीसी क्रांति के उद्भव से जोड़कर देखा जाता है। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड आंसर। अब चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ओलंप दे गूज कौन थी। तो यहाँ पे आपके पास थर्ड आंसर, उन जो ओलंपिक ग्रूस थी उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 1780 के दशक में की थी। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये आपका आंसर नंबर थर्ड है। और एक नाटककार के रूप में की थी। जैसे कि फ्रांस में राजनीति तनाव बढ़ गया, ओलंपे दी गॉज तेज़ी से राजनीति रूप में व्यस्त हो गई। वह 1788 में जो है फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास व्यापार के खिलाफ मुख्य वकील बनी। आपको ये ध्यान देना है, मुख्य वकील बनी थी, जो आपका 1789 में था। उसी समय उन्होंने राजनीति पर्चे लिखना शुरू किया। आज वह शायद एक शुरुआती महिला अधिकार अभिव्यक्ता के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने मांग की थी कि फ्रांसी महिलाओं को फ्रेंच पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएं। आइए देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। महिला के अधिकार और महिला नागरिक 1791 के अपने घोषणा पत्र में उन्होंने पुरुष अधिकार के प्रचलन और पुरुष महिला असमानता की धारणा को चुनौती दी। तो यहाँ पर है, मतलब कि शासन के दौरान उसे जो है गिलोटिन द्वारा मार डाला गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं। और फ्रांसीस क्रांतिकारी सरकार के शासन पर हमला करने और गिरोह के साथ उनके जुड़ाव के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर थर्ड है। कितना इम्पोर्टेंट है ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्सपियर के शासनकाल को आतंक का राज क्यों कहा जाता था। आंसर देखते हैं। आंसर नंबर आपका फोर्थ, ये रहा आपका आंसर नंबर फोर्थ। रॉबिन्सपियर का पूरा नाम था मैक्समिलन रॉबिन्सपियर। यह एक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिक थे। इन्हें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली लोगों में गिना जाता था। रॉबिन्सपियर स्टेट जनरल, फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा और जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। और यह बात करें कि उस समय को आतंकवाद का शासनकाल क्यों कहा जाता था, तो देखिए 948 और सॉरी हाँ जी 948 से 1794 तक की अवधि को आतंकी शासनकाल के रूप में जाना जाता था। इसका कारण विपक्ष को दबाने के लिए रोड पर द्वारा उठाए गए कठोर उपाय थे। सरकार कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। यह अपनी तरह की पहली सरकार होने के नाते, जैसे ही फ्रांस राजशाही के से गणतंत्र के स्थानांतरित हो गया और लोगों द्वारा आनंदित किया गया था। तो यह है आपका आंसर नंबर 4।
आंसर नंबर 5, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। चलिए देख लेते हैं आंसर नंबर 5 या आंसर नंबर 1। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ 1, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका आंसर नंबर 5। फ्रांसीसी समाज में अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। वह सिलाई बुनाई जैसे कार्य करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, संपन्न घरों के घरेलू कार्य करती थी। बहुत सी महिलाएं वेश्यावृत्ति का भी कार्य करती थी। ये आंसर नंबर 5। चलिए आंसर नंबर 6 देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया बहुत लेंथी है आपकी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फ्रांस के 3 स्टेट का संक्षिप्त वर्णन बताइए। चलिए देख लेते हैं आंसर नंबर आपका 6। तो आपका आंसर नंबर 6 है कि आंसर नंबर 6, तो 3 स्टेट हैं, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में फ्रांस में प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, जिनको 10% भूमि पर नियंत्रण था, इसे सरकारी करों से छूट प्राप्त थी। दूसरे स्टेट में कुलीन शामिल थे, जिन्हें कर देने से छूट प्राप्त थी। और तीसरे स्टेट में थे व्यापारी और अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और दास आते थे। केवल तृतीय स्टेट को सभी कर देने पड़ते थे। तो ये था हमारा आंसर नंबर 6। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आपका, दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व है। चलिए देखते हैं आंसर नंबर 7। ये रहा आपका आंसर नंबर 7। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टाइपिंग में आंसर इधर उधर हो जाते हैं कई बार। आंसर नंबर 7, तो आपका आंसर नंबर 7 है कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप अनेक देशों में निरंकुश शासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हो गए थे। राजाओं के दैविक अधिकार समाप्त हो गए थे और निरंकुश शासन के स्थान पर संवैधानिक शासन की स्थापना होने लगी। लोगों ने धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना आरंभ कर दिया। तो ये था आपका आंसर नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। चलिए आंसर नंबर 8 देखते हैं। तो आंसर नंबर आपका 8 है कि फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। मैडलिन के अनुसार 1789 ईस्वी की क्रांति का विरोध तानाशाही से अधिक समानता के प्रति था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के समाज में अत्यधिक असमानता सर्वव्याप्त थी। समाज 2 वर्गों में विभाजित था, विशेषाधिकार वाले वर्ग में कुलीन लोग और पादरी थे। चलिए देखते हैं आगे को आपका आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि लुई 16 के राजरोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो हमें बताना है कि फ्रांस की स्थिति जब लुई 16 थे तो कैसी थी। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 9। यहाँ पे आप 9 लिख लीजिए। लुई 16 के बाद लुई 5 के बाद जब लुई 6 आए तो फ्रांस के सिंहासन पर चढ़े। उस अवधि के दौरान फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। लुई 16 के एक निर्दोष और सरल व्यक्ति थे, लेकिन वह अपनी रानी मैरी एंटोनेट के प्रभावित थे, जो हमेशा राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करती थी। तो यहाँ पे रहा आपका आंसर नंबर 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन क्या था। तो आंसर नंबर आपका 9, 7, 8 और ये आपका आंसर नंबर 9 नहीं कहेंगे, आंसर नंबर 10 कहेंगे, क्योंकि देखिए 9 तो आपका लुई 16 का था। तो आंसर नंबर 10 आपका ये रहा। तो आंसर नंबर 10 है, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा बनाए गए गणतंत्रीय संविधान के अनुसार 1795 ईस्वी में डायरेक्टरी ने अपना कार्यभार संभाला। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस की जितनी भी सभाओं का निर्माण हुआ, डायरेक्टरी उनमें सबसे अयोग्य व भ्रष्ट सिद्ध हुई। चलिए अब हमारा आंसर नंबर 10 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि
आपने बताना है सो कुलांत कौन थे। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर ये है 11। अब आंसर नंबर हम 11 देखते हैं। बहुत लेंथी वर्कशीट है आपकी। ठीक है, ये रहा आपका आंसर नंबर 11। इसको मैंने इंग्लिश में भी वो लिख कर दिया आपको। आपका सेंसकुलेट जो थे फ्रांसीसी, जो मतलब यानी आप इसकी मीनिंग भी समझिए, बिना घुटनों के जो होता है उसको कहते हैं, मतलब फ्रांसीसी उसमें शब्दों में। तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति उस आंदोलन के अधिकार उग्रवादी समर्थकों के लिए एक लेबल विशेष रूप से 1792 से 1795 तक था। जो संस्क्रॉट ने खुद को गरीब वर्ग के सदस्यों का आम लोगों के नेताओं के रूप में प्रस्तुत किया। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि संस्क्रॉट जो आपके स्कॉट से उन्हें खुद को गरीब वर्ग के सदस्यों या आम लोगों के नेताओं के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन क्षेत्रीय जनता के अधिकारों और शिक्षित पुरुषों के शासनकाल के दौरान थी अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लेबल को अपनाया गया। यह था आपका आंसर नंबर क्या कहते हैं 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्योंकि आपके कुल 14 क्वेश्चंस हैं। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है 15 क्वेश्चन हैं आपके राजतंत्र और गणतंत्र सरकार के मुख्य अंतर बताने हैं। 13 क्वेश्चन है 18वीं सदी में फ्रांस के दास प्रथा की क्या स्थिति थी ये बताना है हमें। चलिए पहले दो देख लेते हैं, राजतंत्र और गणतंत्र, और 18वीं सदी में दास की क्या स्थिति थी। तो हमें पहले देखना है राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में। मैंने उदाहरण के साथ आपको बताया है, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका आंसर। तो एक राजतंत्र को सरकार के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि राज्य के प्रमुख का आंकड़ा किसी एक व्यक्ति पर पड़ता है। आमतौर पर राजतंत्र या लोकतंत्र के विपरीत राजतंत्र के बारे में सोचा जाता है कि दूसरी और एक लोकतंत्र सरकार काव्य रूप में है, जिसे बहुमत की इच्छा स्वयं के स्वयं लागू करती है। यहाँ पे देखिए, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में अगर आप कहें ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरब आदि आते हैं, जबकि गणतांत्रिक प्रणाली वाले देशों में अमेरिका, भारत आदि आते हैं। तो ये था आपका आंसर। फिर हमें बताना है कि दास प्रथा का। तो सन 1794 में कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित हुआ। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1848 में किया गया। तो ये था आपका दास प्रथा का। अब आगे देख लेते हैं हम वर्कशीट के अगले क्वेश्चन में क्या है आपका। अब आगे क्वेश्चन है आपका कि लुई 16 के अंत के बाद फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कब और किस प्रकार बना। और 15th लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राजनीति में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका को लिखिए। तो पहले हमें बताना है लुई 16 के अंत के बाद क्या रहा फ्रांस का, और फिर हमें बताना है लास्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं। ये रहा हमारा कि 1791 में फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया। शक्तियों के को कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में विभाजित कर दिया गया। सम्राट के अधिकार सीमित कर दिए गए। अब लास्ट आंसर आपका 15th नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन ने राजतंत्र की पुनर्स्थापना की। नेपोलियन ने जन्म अधिकार, विशेष अधिकार खत्म कर दिए। उन्हें कानून की समानता स्थापित की। उसमें सामंती प्रथा को समाप्त कर दिया। उसके परिवहन, संचार व्यवस्था तथा व्यापार में भी सुधार किए। तो ये थे आपके वर्कशीट के पूरे 15 क्वेश्चन। बहुत अच्छी वर्कशीट, आपको इसको याद करना है। देखिए 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कितने आप कंटेंट को अच्छे से आपने देखिए ढूंढना, मतलब याद करना है कि हमने कितना कंटेंट अच्छे से ढूंढ कर आप लोगों के लिए वर्कशीट बनाई। तो आप सब इसे याद कीजिए, रिवाइज कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।